नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपके साथ फायका जावेद। एक बार फिर से बहुत बहुत खैर मकदम करती हूं आपका। जैसे कि मेरी हमेशा से यही कोशिश रहती है कि बहुत सारे लोग, बहुत सारे ऐसे टेररिज्म को जो बढ़ावा देते हैं, जो जो दहशत को बढ़ावा देते हैं, वो भारत के नाम पे बहुत सारे ऐसे झूठ दुनिया भर में फैलाते हैं, जिसकी वजह से शायद ही कुछ लोगों में नेगेटिविटी पैदा होती है। और मेरी हमेशा से यही कोशिश रहती है कि मैं इंडिया को रिप्रेजेंट करूं, कश्मीर को रिप्रेजेंट करूं, मैं रियल चेहरा और रियल सिनेरियो इंडिया का आप तक भरपूर पहुंचाने की कोशिश करूं। तो आज हमारे पॉडकास्ट पे जुड़ चुके हैं हमारे साथ स्वादेश कुमार बिंजू सर, जो कि किसी भी तारुफ के मोहताज नहीं है। संघ परिवार के मेंबर है। ये संघ परिवार में 32 साल से, यानी कि 52 ईयर्स से ये, सॉरी 32 साल 52 ईयर्स से ये है। और आपका मैं सर बहुत बहुत स्वागत करती हूँ अपनी चैनल पे। आपसे मजीद जानूंगी, हमारे ऑडियंस को अपने बारे में कुछ बता दे मजीद। जी हाँ, नमस्कार। मैं पेशे से इंजीनियर हूँ। एमपी इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में मैंने करीब 36 साल नौकरी की है और साथ ही साथ सोशल वर्क के नाम पर मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस में 1971 से जुड़ा हुआ हूँ। मतलब करीब 52 साल हो गए मुझे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में। और अलग अलग स्थानों पर, जैसा कि मैं गवर्नमेंट जॉब थी, ट्रांसफर होते रहते थे, तो मुझे अलग अलग जिम्मेदारियां मिलती रही आरएसएस से, वो मैंने निभाई हैं। मैं 2 जिलों में, बैतूल और उमरिया जिला जो है मध्य प्रदेश का, वहां पर मैं जिला बौद्धिक प्रमुख रहा हूँ। और बैतूल में मैं स्वदेशी जागरण मंच जिला संयोजक का दायित्व भी निभाया मैंने, जब नरसिम्हा राव सरकार के समय में लिबरलाइजेशन के नाम पर विदेशी कंपनियों को बहुत छूट दी गई थी और जिसमें देश को बहुत नुकसान हो रहा था। तो उस समय स्वदेशी का बढ़ावा देने के लिए स्वदेशी जागरण मंच का एक बहुत बड़ा अभियान आया था। गांव गांव, एक एक गांव घूमा हूं मैं, बैतूल जिले के लगभग हर गांव में गया हूं मैं। तो ये रहा, और बौद्धिक प्रमुख का दायित्व रहा 2 जिलों में। उसके बाद मैंने 2015 में वॉलंटरी रिटायरमेंट ले लिया एग्जीक्यूटिव इंजीनियर की पोस्ट से, एमपी इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड से। उसके बाद मैं उज्जैन में सेटल हो गया हूँ। बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन है, यहाँ सेटल हो गया हूँ। और यहाँ पर भी मेरे को नगर संघ चालक का दायित्व मिला था। यहाँ 5 नगर हुआ करते थे उस समय, अब आज 7 है। तो मेरा नगर, मेरी जो बस्ती है वो दूसरे नगर में चली गई, इसलिए वहां से मैं मुक्त हो गया। और आज मैं संघ के एक वरिष्ठ प्रचारक हैं इंद्रेश कुमार जी, उनका एक संगठन है राष्ट्रीय सुरक्षा जागरण मंच। तो उसका दायित्व ये रहता है कि जैसे फौजी तो सीमाओं पर रक्षा करते हैं, सीमाओं की रक्षा करते हैं, और जो आम आदमी है वो अपना योगदान कैसे दे। तो जो निगेटिविटी जिसकी आप बात कर रही थी, निगेटिविटी अगर फैलती है कहीं, तो उसको पॉजिटिविटी में कन्वर्ट करना, लोगों को समझाना, देश के बारे में, देश हित के बारे में सही बातें उन तक पहुंचाना, ये काम है राष्ट्रीय सुरक्षा जागरण मंच का। और कोई गलत एक्टिविटी सर, मैं खुद भी राष्ट्रीय स्वयंसेवक परिवार की बहुत ज्यादा उनका बहुत ज्यादा शुक्रिया अदा करती हूँ कि जिस प्रकार से उन्होंने देश में डेवलपमेंट्स लाई है, लोगों में चेंज लाई है, लोगों की सोच में तब्दीली लाई है। वाकई काबिल जिक्र है। और आपकी अचीवमेंट्स की क्या ही बात करें, आपकी अचीवमेंट्स इतनी है कि गिनी भी नहीं जा सकती है। सर, आपसे जानेंगे, चूंकि पाकिस्तान हमारा पड़ोसी मुल्क है जो हर बारी भारत की मुखालफत करने में पीछे नहीं रहता, आपसे जानेंगे उनके कुछ सवालात, उनके कुछ प्रोपेगेंडे हैं जो आरएसएस के नाम पे वो चलाते हैं कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जो है हिंदू राष्ट्र से आपसे मुराद जानेंगे। आप क्या पैगाम देना चाहोगे पाकिस्तानियों को जो एक प्रोपेगेंडा चलाते हैं आरएसएस के नाम पे कि आरएसएस को जो है हिंदू राष्ट्र बनाना है, उनको इस्लाम के लोगों को भी खत्म करना है, मजहब हर एक मजहब हिंदुस्तान से खत्म करना है सिवाय हिंदुइज्म के। क्या कहना चाहोगे सर आप इस बारे में? देखिए मैडम, मैं 2 बातें इसमें क्लियर करना चाहूंगा आपको, जो बहुत ज्यादा गलतफहमियां हैं और आमतौर पर लोग उसको कर नहीं पाते, और वो सच्चाई है। एक तो हिंदुइज्म अपने आप में धर्मनिरपेक्षता है। कोई अगर बोलता है हिंदू राष्ट्र बना रहे हैं, तो उसका मतलब ये है कि ये सेक्युलर, अगर हिंदू सेक्युलर नहीं होता तो इस देश में इतने सारे मजहब, इतने सारे लोग बाहर से आकर नहीं बसते। यानी वो धर्म जिनको पूरी दुनिया में कहीं जगह नहीं मिली,
उन्होंने जी। भारत का रुख किया और आज बड़े शान से रह रहे हैं। जैसे पारसी ईरान से आए, पारसी अगर आपको कहीं मिलेंगे तो भारत में मिलेंगे सबसे ज्यादा। यहूदी, उनको उनके देश से निकाल दिया गया, मारे मारे घूमे, लेकिन भारत में आकर के उनको पनाह मिली और भारत में वो बहुत खुशहाल जिंदगी बिताते रहे अपनी। बहुत बाद में जाकर के इजराइल जो देश बना, और इजराइल बनने में भी भारत के सैनिकों का बहुत बड़ा हाथ है। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि वर्ल्ड वार से जब लोग लौट रहे थे, फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद, तो उसमें भारत के सैनिक भी थे, राजस्थान के सैनिक थे। वो सैनिक लौटते हुए वहां रुके थे और उन्होंने इजराइल का एक जो आइफा शहर है, वो शहर जीत करके उनको दिया था। आज भी इजराइल में भारतीय सैनिकों के सम्मान में स्मारक बना हुआ है और 23 सितंबर को हर साल वो उनको श्रद्धांजलि देते हैं और भारत का धन्यवाद करते हैं। लेकिन इसके पहले जो भारत में राजनीतिक दल रहे, जिनका सत्ता रही, उन्होंने सिर्फ तुष्टीकरण की राजनीति के चलते इजराइल को महत्व नहीं दिया, कभी महत्व नहीं दिया। जबकि अब जो सरकार आई है, ये सरकार न सिर्फ इजराइल को बल्कि फलस्तीन को भी पूरा महत्व देती है। हमारा किसी से कोई दुश्मनी नहीं है, हमारे लिए सब समान है। यानी पहले ये होता था कि फलस्तीन को महत्व दे करके इजराइल को दबाना, क्योंकि इजराइल की आबादी बहुत कम है, पूरे देश की आबादी 1 करोड़ भी नहीं है, 85 लाख से मुश्किल से 85-90 लाख, बहुत छोटा सा देश है, लेकिन बड़े राष्ट्र प्रेमी लोग हैं। और आप देखिए टेक्नोलॉजी के मामले में आज बहुत ऊपर है, बहुत ज्यादा ऊपर है। तो ये जो इजराइल बना है, इजराइल बनने के पहले यहूदी भारत पे रहे हैं, इनको दुनिया में कहीं कोई जगह नहीं मिली, लेकिन भारत में रहे हैं। तो मेरा ये सब कहने का तात्पर्य ये है कि धर्मनिरपेक्षता और हिंदुत्व, ये दो अलग चीजें हो ही नहीं सकती। हिंदुत्व अपने आप में धर्मनिरपेक्ष है। अगर हिंदू धर्मनिरपेक्ष नहीं होगा तो इस देश में इतने सारे धर्म कैसे पनपते। आज देखिए हर जगह गलत चीजें होती हैं। आज अगर भारत में किसी मुस्लिम के साथ कुछ गलत होता है, जैसा अपन देखते हैं कई बार कुछ घटनाएं हो जाती है कि भीड़ ने मिलकर किसी को मार दिया, कुछ गलतफहमी हो गई, अगर कुछ होता है तो मुस्लिम और मुस्लिम संगठन बाद में आते हैं, पहले हिंदू खड़ा होता है उसके पक्ष में। यही तो धर्मनिरपेक्षता है, यही सेक्युलरिज्म है। तो हिंदू के तो मन में दिमाग में हमेशा सेक्युलरिज्म ही है, लेकिन इन्होंने क्या किया, एक तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि हिंदुत्व जो है ये कोई धर्म नहीं है, ये एक जीवन शैली है, जिंदगी को जीने का तरीका है। और जिसको आज हिंदू धर्म बोला जाता है वो वास्तव में हिंदू धर्म ना होकर सनातन धर्म है। उसका पूरा नाम है सत्य सनातन धर्म, और सनातन का मतलब पुराना। विश्व में, दुनिया में इससे पुराना कोई धर्म नहीं है। तो वो एक अलग बात होगी। और उस धर्म में आप विश्वास करेंगी इस बात को कि छोटे से छोटे घर में अगर कोई हवन होता है, पूजा पाठ होती है, उसके बाद नारे क्या लगते हैं मालूम है आपको? जी, नारे लगते हैं, विश्व का कल्याण हो, प्राणियों में सद्भावना हो। विश्व मतलब पूरे दुनिया के कल्याण की बात करते हैं। वो ये नहीं बोलते कि सनातन धर्मियों का उत्थान हो या सनातन धर्मियों का फायदा हो। और प्राणियों में सद्भावना हो। प्राणी मतलब हर वो जिसके अंदर जीव है, कोई जानवर हो, पक्षी हो, कोई भी हो, उनमें सब में सद्भावना हो, एक दूसरे के प्रति प्रेम हो। ये नारा लगाया ही जाता है। जब हवन होता है, पूजा होती है, हम लोग ये नारा लगाते ही हैं। मैं ही नहीं, आप जिससे भी पूछेंगे ये नारा लगाया जाता है कि विश्व का कल्याण हो, प्राणियों में सद्भावना हो। तो हिंदू तो सेक्युलर है, मतलब आइडियोलॉजी, हिंदुत्व की आइडियोलॉजी ही अपने आप में सेक्युलर है। तो हिंदू राष्ट्र अगर बनेगा तो उसका मतलब ये है कि सेक्युलर राष्ट्र बनेगा। तो ये मेरा कहना है। देखिए बहुत सारे लोगों के बहुत सारे सवालात होते हैं, जैसे कि मैं भी जानती हूँ, मैं एक देशभक्त हूँ, एक सच्ची देशभक्त हूँ। पहले तो मैं देशभक्त हूँ, उसके बाद ही मेरा कोई रिलीजन आता है। तो मुख्तलिफ लोगों के ये सवालात रहते हैं। चाहे पाकिस्तान की बात करें, मैं आमतर पाकिस्तान की इसलिए बात करती हूँ बिकॉज हर बार ही आपने भी देखा होगा कि किस प्रकार से कश्मीरियों को टारगेट बनाया गया था। बिकॉज बीइंग अ कश्मीरी, मैंने भी चीजें देखी है, मैंने भी दहशत को किसने कश्मीर में बढ़ावा दिया है, मैंने ये सब चीजें भी कश्मीर में देखी है। तो बीइंग ए प्राउड इंडियन, मैं आपसे भी जानूंगी कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक परिवार, वैसे तो मैं जानती हूँ कि उनका मकसद क्या है, लेकिन फर्दरमोर आपसे जानूंगी कि उनका मकसद क्या है, कब स्टार्ट हुई थी और किस पर्पज से राष्ट्रीय स्वयंसेवक परिवार जो है शुरू किया गया था। जी हाँ, देखिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की जो स्थापना हुई थी
ये 1925 में विजयादशमी के दिन हुई थी, जो दशहरा होता है ना, उस दिन स्टार्ट हुई थी। और इसकी स्थापना करने वाले डॉक्टर हेडगेवार थे। डॉक्टर हेडगेवार एक्चुअली डॉक्टर थे, कलकत्ता से एमबीबीएस की पढ़ाई करके आए थे, लेकिन उन्होंने भी कांग्रेस ही ज्वाइन की थी, क्योंकि उस समय कांग्रेस कोई राजनीतिक दल नहीं था। कांग्रेस का मतलब एक आंदोलन था, देश के लिए एक आंदोलन था। कुछ टाइम वो उसमें रहे, सक्रिय रहे, लेकिन उनके दिमाग में ये आया कि भारत को आज नहीं कल जैसी परिस्थितियां बन रही थी, आजाद होना ही है, देश तो आजाद होगा। लेकिन वो बोले आजाद होगा ये तो ठीक है, लेकिन हम गुलाम होते क्यों हैं? मुगल आए, उन्होंने हमें गुलाम बना लिया, अंग्रेज आए, उन्होंने गुलाम बना लिया, आखिर ऐसी क्या कमी है कि हम बार बार गुलाम हो जाते हैं? तो उन्होंने इस बात को ध्यान में रख के बोले नहीं, हमें एकीकरण करना पड़ेगा, एक दूसरे को जोड़ना पड़ेगा। और जो हिंदुत्व को जोड़ने की बात है, यहाँ फिर से बोल रहा हूं कि हिंदुत्व का मतलब इस धरती पर रहने वाले लोग, जी हाँ बिल्कुल, उसमें पाकिस्तान भी आ जाता है और आपका अफगानिस्तान भी आ जाता है, आपका नेपाल भी आ जाता है। ये पूरा जो धरा है, पूरी जो जमीन है, यहाँ पर जो लोग बसते हैं वो हिंदू हैं, मतलब हिंदू रिलीजन नहीं है, जैसा मैंने पहले बताया। तो उन्होंने ये सोचा कि ये पहले क्या होता था, किसी एक राजा पर अगर किसी ने आक्रमण किया तो दूसरा राजा बगल वाला सोचता था मुझे क्या करना है, वो उसकी समस्या है वो समझेगा। तो एक तो लोगों में एकता बने, लोग एक दूसरे के दुख दर्द में काम आए, ये उनका सोचना था। तो उन्होंने कहा इसके लिए सबसे पहले संगठित होना पड़ेगा हिंदुओं को, मतलब इस धरा पर, इस धरती पर रहने वाले लोगों को संगठित होना पड़ेगा, जिससे बाहर से आए लोग इसका फायदा नहीं उठा सके। इसलिए इसके लिए ये मेन पर्पज है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना का। यही सोच के सिर्फ एकमात्र ये उद्देश्य था। और आप ताज्जुब करेंगी, नागपुर में एक छोटी सी जगह है मोहिते का बाड़ा, वहां पर 7-8 बच्चों को लेकर के उन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ शुरू किया था, जबकि पेशे से डॉक्टर होना चाहिए था। उन्होंने डॉक्टरी नहीं की, पढ़ के आए, एमबीबीएस करके आए, और उस परिवार में ये था कि नहीं चलो लड़का डॉक्टरी करके आया है तो कुछ परिवार के लिए करेगा, लेकिन उन्होंने परिवार से ज्यादा राष्ट्र को महत्व दिया और 7-8 बच्चों को लेकर के उन्होंने ये शुरू किया, जो आज आप देख रही हैं दुनिया का सबसे बड़ा स्वयंसेवी संगठन है। और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का प्रतिनिधित्व मेरे जैसे लोग नहीं करते, इसका सही प्रतिनिधि अगर कोई है तो इसके प्रचारक है। प्रचारक वो होते हैं पूर्णकालिक प्रचारक, मतलब फुल टाइम, वो अपना घर बार छोड़ देते हैं, शादी ब्याह नहीं करते हैं, पूरा जीवन राष्ट्र को समर्पित, पूरा जीवन राष्ट्र को दे देते हैं। आप उनका जीवन जीने का तरीका देखिए, उनकी काम करने का तरीका देखिए, कोई सुविधा से उनको लेना देना नहीं। शाम का खाना अगर खाया तो सुबह का खाना कहाँ मिलेगा ये उनको पता नहीं होता है। आज चूंकि संगठन बन गया है तो संगठन में किसी एक की जिम्मेदारी होती है जो ये तय करता है कि भाई साहब कल आपका सुबह भोजन फलानी जगह है, कल आपको वहां जाना है, आज शाम को यहाँ खाया तो सुबह वहां खाया जी। और ऐसा नहीं कि ये कोई अनपढ़ टाइप के लोग हैं, आपको मैक्सिमम प्रचारक और संघ से जुड़े हुए लोग बहुत लर्नेड मिलेंगे, बहुत पढ़े लिखे। जैसे मैंने जिनका नाम आपको बताया, इंद्रेश कुमार जी, वो बीटेक में गोल्ड मेडलिस्ट है मैकेनिकल इंजीनियरिंग में जी, और उनका अच्छा खासा परिवार है, करोड़पति परिवार से है वो। तो उन्होंने यही कि नहीं मेरे को तो आरएसएस में जाना है, प्रचारक बन गए, शादी की नहीं, पूरा जीवन समर्पित कर दिया उन्होंने। उसके बाद पीएचडी भी किया उन्होंने, डॉक्टर इंद्रेश कुमार नाम है, और संघ के लिए समर्पित है। और उन्होंने कई सारे संगठन खड़े किए, एक मुस्लिम राष्ट्रीय मंच बनाया उन्होंने, आपने नाम सुना होगा, मुस्लिम राष्ट्रीय मंच आरएसएस का ही संगठन है जी, बिल्कुल आरएसएस का संगठन है, ये इंद्रेश कुमार जी ने बनाया। आपके जम्मू कश्मीर के तो बहुत दौरे लगते हैं उनके, अक्सर मैं जब भी बात करना चाहता हूँ मालूम पड़ता है कि वो जम्मू कश्मीर के दौरे पर है जी, बहुत समर्पित आदमी। पाकिस्तानियों की अगर हम बात करें तो पाकिस्तानी हर वक्त ही हमारे देश के बारे में बहुत सारी ऐसी बातें करते हैं जो ना बेबुनियाद है, बिल्कुल प्रोपेगेंडा है। तो बस ये उन लोगों को उन लोगों के समझने के लिए था कि किस प्रकार से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ सिर्फ हिंदुइज्म को बढ़ावा, हिंदुइज्म सनातन, जो आपने हमें स्वादिष्ट जी से ही सुनने को मिला कि सनातन को बढ़ावा देने के लिए नहीं, हिंदुस्तान मीन्स हर एक को, हर एक रिलीजन के इंसान को, चाहे मुस्लिम हो, हिंदू हो, क्रिश्चियन हो या सिख हो, उनकी एकता के लिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जो है काम कर रही है। तो आई होप सो कि आप लोगों को ये अंडरस्टैंड हुआ होगा
मेरा एक और क्वेश्चन है आपसे स्वादिष्ट जी। देखिए केरला फाइल्स के बारे में भी आपको सुनने को मिला होगा कि किस जी प्रकार हाँ, से वहां पे रियलिस्टिक स्टोरी दिखाई गई है। जी लेकिन मेरा भी ये मानना है कि ये रियलिस्टिक स्टोरी है बीइंग अ मुस्लिम, क्योंकि जो चीज गलत है वो गलत है, उसमें किसी रिलीजन के सेंटिमेंट्स हर्ट नहीं होते। इंसान आपसे ही अभी जानने को मिला, आपने ही अभी बोला कि लोग जो है हर जगह पे हर सोसाइटी में गलत और सही लोग होते हैं। बिल्कुल, तो बिल्कुल। ये कोई सेंटिमेंट्स हर्ट होने की बात नहीं है, ये कोई रिलीजियस सेंटिमेंट्स हर्ट होने की बात नहीं, ये बस एक रियलिस्टिक स्टोरी है। आपसे जानेंगे आप क्या विचारधारा रखते हो केरला स्टोरी पे? क्या कहना चाहोगे आप उन लोगों को जो इस स्टोरी को प्रोपेगेंडा कहते हैं? देखिए, मैंने फर्स्ट डे ही देखी ये फ़िल्म और जी, बहुत ध्यान से देखी, बहुत मन लगाकर देखी। मैं जी। आपको बता दूँ ये कहीं भी मुसलमानों या इस्लाम के खिलाफ नहीं है। एक ऐसा संगठन जिसको आईएसआईएस कहा जाता है, हुँ, उसकी जो काम करने का तरीका है और जो गलत विचारधारा, आतंकवादी विचारधारा के लोग हैं, वो किस प्रकार जी, से फ्रेम करते हैं और किस तरह से लोगों को तैयार करते हैं। जी। ये रियलिस्टिक स्टोरी है और इसमें ये दिखाया गया है। अगर हुँ, वो मुसलमान है, मुसलमानों में हुँ। से एक छोटा-सा तबका ऐसा है जो ऐसे काम कर रहा है और अगर एग्ज़ैक्टली। उनको दिखाया जा रहा है तो नेचुरली मुसलमान ही दिखाया जाएगा। हुँ, जी। लेकिन उसमें कहीं भी ये नहीं कहा गया कि मुसलमान जो है वो आतंकवादी है या इस्लाम जो है वो धर्म गलत है, ऐसा कहीं नहीं हुँ, बताया गया। मैंने हुँ। बहुत ध्यान से फ़िल्म को देखा है, छोटी-छोटी बात को देखा है और जी, थैंक्स टू डायरेक्टर एंड हिज टीम एक्टर। तो उन्होंने हुँ, छोटी-छोटी बात का ध्यान रखा है। कोई भी जी, चीज़ ऐसी नहीं है उसके अंदर जो रियलिस्टिक नहीं हो और सबसे अच्छी बात फ़िल्म के एंड में उन्होंने जो रियल कैरेक्टर है, उनके इंटरव्यू दिखाए हैं। हुँ, मतलब जो इन्होंने फ़िल्म बनाई है, इसकी स्टोरी जो बनाई है, वो उनसे बात करने के बाद बहुत सारा मतलब सर्वे करने के बाद, बहुत सारी जानकारियाँ इकट्ठी करने के बाद इसकी स्क्रिप्ट लिखी गई है। जी। और उन लड़कियों ने, जो इसकी शिकार हुई हैं, उन्होंने इस बात को स्वीकार किया है कि इसमें कुछ भी गलत नहीं है, बल्कि जो हुआ है, वो तो इससे कहीं ज़्यादा हुआ है। और 3 जी। घंटे या ढाई घंटे के अंदर ये सारी बातें समेटना संभव नहीं है। 3 हुँ, लड़कियों की स्टोरी बताई गई है और इससे ज़्यादा बता भी नहीं सकते थे। कितना फैलाओगे फ़िल्म को? जी। तो फ़िल्म एक्चुअली उनका रिप्रेजेंटेशन है, जो लोग इसके शिकार हुए, जो लड़कियाँ हुँ, इसकी शिकार हुई हैं, वो जी। दिखाया गया है। मुझे नहीं लगता ये कहीं से भी इस्लाम के खिलाफ है या मुसलमानों के खिलाफ है। जी, देखिए, थोड़ी-सी ये एक दहशत के खिलाफ है। मेरे को एक छोटी-सी शिकायत एक आम मुसलमान से रहती है, एक छोटी-सी जी, शिकायत। वो ये कि जो बेहतरीन और अच्छे मुसलमान हैं, जी। वो इन गलत चीज़ों का जो गलत कर रहे हैं, उनके बगल में बैठा हुआ आदमी अगर कोई बहुत गलत काम कर रहा है, तो उसको रोकता नहीं है। हुँ, आम तौर पर ये होता है कि ठीक है, अरे वो कर रहा है, आप उनसे बात करो तो बोलते नहीं हम इनको मुसलमान मानते ही नहीं है, जो इस तरह की बात हुँ, कर आईसिस की बात करो आप, तो आपने देखा होगा टीवी चैनल पर डिबेट में मैं अक्सर देखता हूँ, जो इस्लामिक स्कॉलर आते हैं, उनको हुँ, बाकायदा सही ढंग से इस्लाम को पेश करना चाहिए। जी, लेकिन वो उससे ज़्यादा जाने-अनजाने वो गलत लोगों को डिफेंड करने में लग जाते हैं जी। और उनको ये मानना चाहिए कि हाँ, अगर संगठन गलत है, वो गलत कर रहा है तो हम उसको कंडेम करते हैं और हम इसके लिए जो कर सकेंगे करेंगे। लेकिन वो हुँ, जब ज़्यादा ही दबाव पड़ता है, जब वो डिफेंड नहीं कर पाते हैं, तो ये बोल के अपना पल्ला झाड़ लेते हैं कि नहीं हम उनको तो मुसलमान मानते ही नहीं है, आईसिस हुँ, वालों को। क्या इतना हुँ, बोल देना ठीक है? अब देखिए एक वो नुपुर शर्मा वाला जो केस है, जी। मैं ख़ैर इस्लाम का या कुरान का कोई जानकार नहीं हूँ। नुपुर हुँ, शर्मा मेरे रिलेशन में भी है। मेरी भतीजी हुँ, लगती है रिलेशन में, दूर के रिलेशन में। हुँ, लेकिन उसने जो कुछ भी बोला था, जो मैं सुनता हूँ, ये जैसा मैंने बताया मुस्लिम राष्ट्रीय मंच हमारा ही संगठन है, उससे जुड़े हुए हुँ, लोग कई मुझे मिलते हैं, उनसे बात करता हूँ तो वो बोलते हैं नहीं उसने कुछ भी गलत नहीं बोला था, जो बोला है वो वास्तव में लिखा है। उसने हुँ, वही बात बोली थी कि वहाँ लिखी है और वो भी कब बोली थी? जब सामने वाले ने प्रोवोक किया था। हुँ, उसने बाकायदा वो रहमानी जो था, उसने हुँ, बाकायदा प्रोवोक किया उसको, कुछ गलत चीज़ बोली कि शिव मंदिर जो है कहीं चौराहे पर कहीं भी पड़े रहते हैं, ठोकरों में पड़े रहते हैं, कुछ इस तरह की बात बोली थी, मैं एग्ज़ैक्ट शब्द हुँ। नहीं मालूम मुझे। उसने देखिए, ऐसे प्रोवोक लोग किया तो दहशत को बढ़ावा देते हैं, ऐसे लोग आतंकवाद को सोसाइटी में बढ़ावा देते हैं। बिल्कुल, अब उसने उसने किया जो नुपुर शर्मा ने बोला, उसका किसी ने भी उसको डिफेंड करने की कोशिश नहीं की, सबने ये बोला कि हाँ भाई बोला सही है लेकिन नहीं बोलना चाहिए था।
जो जी। चीजें गलत है, जिससे सौहार्द बिगड़ता है, भाईचारा बिगड़ता है, वो चीजें नहीं बोलनी चाहिए थी। लेकिन गलत तो नहीं बोला था। और जी। कब बोला था? जब उसको प्रोवोक किया गया, उसको उकसाया गया, एग्जैक्टली। है ना? अब वो क्या होगा? ऐसी जिंदगी जी रही है आज वो, कि पता नहीं कब कौन कहां आकर मार जाए। अच्छा, कितने सालों तक याद रखते हैं ये लोग, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आपने वो केस सुना ही होगा, मंच पे चढ़कर मारा गया, हम्म। है कि नहीं? तो ये हम्म। मतलब, और जो जो लड़का मारने के लिए चढ़ा, वो आपको मालूम है वो पैदा भी नहीं हुआ था जिस समय का वो विवाद है, उस हम्म। समय पैदा भी नहीं हुआ था। हम्म। तो मेरे समझ में नहीं आता, आखिर कट्टरता इतनी क्यों? कट्टरता हम्म। अपने धर्म पे बती रहना चाहिए। आप अपने घर में खूब करो, जो आप अपने धर्म के हिसाब से कर सकते हो, पूरा फॉलो करो। मस्जिद में जाओ, मंदिर में जाओ, गिरजाघर में जाओ, जहां जाओ वहां जाकर पूरा करो आप। लेकिन उसके लिए आप दूसरों को जिम्मेदार क्यों ठहराते हैं? एग्जैक्टली। अगर आपको कोई मंदिर में पूजा करने से रोक रहा है, तो आप हम्म। उसका विरोध कर सकते हैं। कोई आपको हम्म। नमाज पढ़ने से रोकता है, तो आप उसका विरोध कर हम्म। सकते हैं। मैं भी हम्म। पाकिस्तानी चैनल देखता रहता हूँ, उनके यूट्यूबर्स के। उसमें अक्सर लोग बोलते हैं कि भारत में तो नमाज नहीं पढ़ने दी जा रही, हम्म। कश्मीर में तो लोगों के साथ बहुत ज्यादती हो रही है, जुल्म हो रहा है। जबकि हम्म। बहुत जुल्म हो रहा है। जबकि आप तो हम्म। कश्मीर से ही हैं, आप जानती हैं कि वहाँ क्या स्थिति है। बिल्कुल। अच्छा, मिलिट्री बोले, इतनी मिलिट्री लगा रखी है, लोगों का सांस लेना दूभर है। मिलिट्री वहाँ के शहरियों के बचाव के लिए है, सेफ्टी उनके के लिए। सुरक्षा के लिए। हाँ, उनकी जी। सुरक्षा के लिए। जी। अब दहशतगर्दों को अगर पकड़ते हैं या दहशतगर्द मिलते हैं, तो उनके साथ तो उन्हीं की भाषा में बात करेंगे। एग्जैक्टली। तो ये होता है। वेल, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपने बहुत ऐसी एक सच्ची एक बातें चीज बोली, बहुत। और एक चीज और बोलना चाहता हूँ। एक जी। चीज जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बारे में कहा जाता है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने ये किया, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने वो किया। फैक्ट ये है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ करता क्या है? हम्म। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ सीधे सीधे कोई काम नहीं करता। ये सिर्फ समाज से लोगों को लेता है, अपने हिसाब से राष्ट्रीयता के रूप में उनको संस्कारित करता है और वापस हम्म। समाज को दे देता है। और हर हम्म। व्यक्ति अपनी पसंद के अनुसार अपना फील्ड चुनता है, चाहे वो राजनीति में जाए या सामाजिक संगठन कई सारे हैं, वो अपने हम्म। पसंद के संगठन में जाता है और काम करता है। जी। सीधे सीधे जो बोला जाता है कि ये संगठन आरएसएस का है, वो संगठन आरएसएस का है, अगर मुझसे आप पूछेंगे, क्योंकि 52 वर्ष मेरी संघ आयु है, हम लोग संघ हम्म। आयु बोलते हैं इसको, उम्र बोलते हैं, हम्म। संघ की उम्र, जितने साल से जी। संघ में। तो मेरे से अगर पूछेंगे तो मैं बोलूंगा संघ का कोई संगठन नहीं है। जो संगठन हम्म। है वो संघ की विचारधारा से प्रेरित संगठन है, उससे जी। इंस्पायर्ड है। उसको हम्म। चलाने वाले लोग कौन है? जो उससे इंस्पायर्ड है, उसकी विचारधारा से इंस्पायर्ड है। ये जी। दो चीजें मैं बोलना चाहता था। एक तो धर्मनिरपेक्षता पे, कि हिंदुत्व अपने आप में धर्मनिरपेक्ष है, और दूसरी चीज ये एग्जैक्टली। कि संघ क्या करता है। संघ हम्म। वास्तव में खाली संस्कारित करता है और राष्ट्रीयत्व का भाव डाल करके लोगों को हम्म। वापस समाज को दे देता है। फिर समाज में जी। जाके वो किसी भी क्षेत्र में काम करे। अभी जितने संगठन है, मेरे जैसा आदमी अगर चाहे कोई नया फील्ड मुझे दिखे कि इस फील्ड में कुछ काम होना चाहिए, और मैं करना हम्म। शुरू कर दूं, धीरे धीरे मेरे साथ राष्ट्रवादी विचारधारा के लोग जुड़ते चले जाएंगे। लोग कहने लगेंगे ये संघ का संगठन है। हम्म। संघ का समर्थन तो मिलेगा ही, क्योंकि आप उसकी हम्म। विचारधारा से प्रेरित हो। जी। ये है, ठीक है, ये है। तो आपकी बातों में बहुत एक ब्यूटीफुल सी मैसेज थी। आपने किस प्रकार से संघ को डिफाइन किया, बिकॉज कहीं ना कहीं लोगों में, अगर पाकिस्तानियों की बात करें, मैं पाकिस्तानियों को यूजुअली टारगेट करती हूँ, बिकॉज मेरा कहीं ना कहीं पे अंदर से ही खुंदक रहती है। बिकॉज यूजुअली मैं भी बहुत इंटरव्यूज पे गई हूँ और मैंने भी बहुत देखा है कि हम कश्मीर डे मनाते हैं, हम वो करते हैं, हम ये करते हैं। तो संघ के लिए मेरे दिल में जो इज्जत है, मैं चाहती हूँ कि हर एक बंदा जाने कि संघ का असल में मकसद क्या है, संघ का असल में पर्पस क्या है। तो जैसा कि आपने ही बोला कि हिंदुस्तान एक सेक्युलर मुल्क है, हिंदुस्तान की सेक्युलरिज्म की मिसाल दी जाती है पूरे वर्ल्ड में, और वही बात करें इसके अपोजिट मुल्क पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान किस प्रकार से संघ के नाम पे, हिंदुस्तान के नाम पे, कश्मीर के नाम पे प्रोपेगेंडे चला रहा है। आई होप कि जी, पूरे वर्ल्ड को तो समझ आ ही गया है, लेकिन पाकिस्तानियों को भी समझ आए। बस मेरा यही फंडा हमेशा से रहता है कि मैं कश्मीर की, इंडिया की आवाज आगे पहुंचाऊं और रियल फेसेस से आपको आगाह कराती रहूं। जुड़े रहे मेरे बिल्कुल। साथ, आप तक और भी फेसेस पहुंचाने की भरपूर कोशिश करूंगी, और भी सच्चाई पहुंचाने की भरपूर कोशिश करूंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। बिल्कुल।